गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं तांडव परिवार में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा ये सिकंदर के ऊपर ये वीडियो है जो प्राचीन इतिहास के समय में भारत पर एक महान व्यक्ति का आक्रमण हुआ था। अब चाहे आप भारत के संदेश से महान कहिए या न कहिए, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर बात किया जाए तो उस समय सिकंदर जो था उसे महान की ही संज्ञा दी गई थी। और यूनानी इतिहासकार या भारतीय इतिहासकार ने भी सिकंदर को एक जो है महान योद्धा के रूप में प्राचीन इतिहास में वर्णन किया गया है। तो आइए दोस्तों, हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। सिकंदर कौन था, कहाँ का रहने वाला था और भारत पर आक्रमण किस लिए किया और इसके मन में क्या था, ये सारी बातें हम आप लोगों के समक्ष रखने वाले हैं। और यहाँ से जो सिकंदर से एक एक प्रश्न है, जहां जहां से प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मेरा वादा है कि इस वीडियो के बाद आपको सिकंदर के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम सिकंदर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, सिकंदर की यही हकीकत किसी ने नहीं बताई होगी, वो भी बताएंगे आपको। और व्यास नदी से क्यों डरा सिकंदर, ये भी आपके सम्मुख हम पेश करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिकंदर जो था, ये मकदूनिया का राजा था। ये मकदूनिया यूनान में पड़ता है, यहां का राजा था ये। इसका जो जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पिता थे फिलिप द्वितीय और इसकी माता थी ओलंपिया और इनकी पत्नी थी रुक्साना। सिकंदर जिस अपने गुरु से सबसे ज्यादा प्रभावित था और उस गुरु का नाम था अरस्तु, और इस अरस्तु का जो नाम था वो प्लेटो था। और प्लेटो के गुरु के अरस्तु के जो गुरु थे उनका नाम प्लेटो था, और प्लेटो के गुरु जो थे उनका नाम सुकरात था। इस प्रकार से इनके गुरुओं की बात करेंगे। इसने जो है 336 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक करवाया था। करीब 20 वर्ष की आयु थी। बचपन से ही ये विश्व विजेता के सपना देखता था और इसे विश्व विजेता बनने की चाहत थी। जो भारतीय विदेशी इतिहासकार थे, हेरोडोटस और इनके समक्ष जो भी यूनानी इतिहासकार थे, इन्होंने भारत को एक अपार धन का स्वामी की भूमि बताई। और इसी लालच से सिकंदर के मन में विश्व विजेता या भारत को जीतने की इच्छा प्रकट हुई। जो भी कारण था, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और ये सिकंदर जो था, ये हिंदुकुश पर्वत को पार करते हुए ये जो पहुंचता है कहां, तक्षशिला। और तक्षशिला का शासक होता है आम्ही, ये आत्मसमर्पण करता है। और उसके बाद सिकंदर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद झेलम नदी के तट पर एक विशाल शक्तिशाली शासक के साथ ही इसका क्या होता है, संघर्ष होता है। और सिकंदर युद्ध नीति को तोड़ते हुए रात को ही सिकंदर के राजा पोरस के सेनाओं के ऊपर आक्रमण कर देता है। और इसमें राजा पोरस होते हैं वीरता पूर्वक सिकंदर को पराजित करते हैं। और उसके बाद सिकंदर से वीरता पूर्वक पराजित होते हैं। और इस वीरता से इनकी साहस और वीरता को देखते हुए जो सिकंदर होता है, इनकी जो पत्नी होती है रुक्साना, इनको अपना भाई मान लेती है। और सिकंदर इनका राजपाट वापस कर देता है और आगे बढ़ता है। और आगे जब बढ़ता है दोस्तों, तो यहाँ पर एक नदी थी, व्यास नदी। तो इस व्यास नदी के बारे में बताएंगे क्या कारण था जो सिकंदर यहां से सिकंदर की सेना, सिकंदर के लाख समझाने के बावजूद हुए, सिकंदर अपने सैनिकों को बहुत उत्साहित किया, लेकिन इनके सैनिक जो थे इस व्यास नदी पार करने से इनकार क्यों कर दिए थे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सिकंदर के प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं। तो दोस्तों, ये है आपका सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर। तो दोस्तों, जो सिकंदर था, इसका जन्म जो हुआ था 356 ईसा पूर्व में। इसका जन्म
356 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यूनान में मकदूनिया शहर, मकदूनिया में हुआ था। इसके जो पिता थे वो थे फिलिप द्वितीय इनके पिता थे। इनकी जो माता थी ओलंपियास थी। इनकी माता का नाम ओलंपिया मिलता है। और इनकी जो पत्नी थी, सिकंदर के वैसे के 2-3 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, जो क्वेश्चन बनता है, इनकी पत्नी थी रुखसाना। और दोस्तों इनके गुरु की बात करेंगे। इन गुरु से सबसे ज्यादा ये प्रभावित हुआ था, उस गुरु का नाम था अरस्तु। और अरस्तु के गुरु की बात करेंगे तो अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। दोस्तों ये सुकरात थे यूनान के दार्शनिक। जबरदस्ती इन्हें विष पीने के लिए मजबूर किया गया था। यहां से भी प्रश्न बनता है, यूनान के कौन से दार्शनिक है जिन्हें जबरन इन्हें जहर पीने के लिए विवश किया गया था? तो ये थे सुकरात। किसके गुरु थे? प्लेटो के। और प्लेटो के गुरु कौन थे? अरस्तु। और सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, है तो सामान्य क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों सिकंदर के जो सिंहासन, जब ये सिंहासन प्राप्त किया था, तो सिंहासन प्राप्त करने की जो समय माना जाता है ये 336 ईसा पूर्व। 336 ईसा पूर्व में एक सिंहासन पर बैठा। और उस समय इसकी आयु 20 वर्ष थी। 20 वर्ष की आयु में ये राज सिंहासन पे बैठा। सिंहासन प्राप्त करने के बाद उस क्षेत्र में गृह युद्ध हुआ। और उस आसपास के क्षेत्र में यूनान में उस समय इसने कई युद्ध लड़े। इसने ईरान को पराजित किया, दारा द्वितीय को पराजित किया। और इस प्रकार ये भारत की तरफ अपना कदम बढ़ाया। और भारत की विजय की बात किया जाए तो भारत में सर्वप्रथम पहुंचा सबसे पहले हिंदूकुश पर्वत का नाम सुने होंगे दोस्तों, अफगानिस्तान में। इस हिंदूकुश क्षेत्र में पहुंचा और हिंदूकुश पर्वत को पार करके यहां का एक शासक था हिंदूकुश का, शशिगुप्त। और इस शशिगुप्त की सहायता से ये तक्षशिला पहुंचा। कहां पहुंचा? तक्षशिला। और तक्षशिला जैसे पहुंचता है वहां का शासक होता है आम्भी। तक्षशिला को समय शासक था आम्भी। और आम्भी सिकंदर की सेना से भयभीत होकर और सिकंदर की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और प्रश्न यहां से दोस्तों यह भी पूछा जाता है, सिकंदर जिस रास्ते से भारत में आया था वो हिंदूकुश पर्वत को पार करके आया था और खैबर दर्रे के रास्ते से आया था। अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर डेट जो यहां से प्रश्न बनता है, तो सिकंदर जो भारत में विजय किया था ये 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत में आक्रमण किया था। तो सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। यह क्वेश्चन बिहार एसआई में भी आया था 2018 में। उसके बाद अगर बात करेंगे स्वदेश प्रस्थान, कुल मिला के सिकंदर जो है यहां पर 19 वर्ष रुका था, 19 महीने रुका था। 19 महीने यहां पर रुका था। और 19 महीनों के अंदर इसने कई युद्ध लड़ा। भारत में ये कभी रुका ही नहीं, युद्ध लड़ता ही गया। और 19 महीने के बाद ये स्वदेश 325 ईसा पूर्व में अपने स्वदेश विश्व विजेता का जो सपना था अधूरा रह गया और अपने स्वदेश लौट गया। और स्वदेश लौटते समय
बात करेंगे स्वदेश लौटते समय इसकी मृत्यु जो होती है 323 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया में, बेबीलोनिया में इसकी मृत्यु हो जाती है। मात्र 33 वर्ष की आयु में, मात्र 33 वर्ष की आयु में दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो बेसिक पॉइंट है सर दोस्तों। इसके बीच बहुत सारी घटनाएं हुए जो एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं, तो आइए हम उसके बारे में बात करेंगे। सिकंदर क्या कारण था भारत में आक्रमण करने का? सिकंदर का भारत में आक्रमण करने का जो भी कारण है, इतिहासकार जो भी बताते हैं, विश्व विजेता इसका एक सपना था। और साथ ही दोस्तों ये जो था धन, इसे धन की लालच थी भारत में, क्योंकि जितने भी यूनानी इतिहासकार थे उन्होंने भारत की भूमि को अपार धन का स्वामी बताया। जैसे कि आप लोग जानते हैं सोने की चिड़िया कही जाती थी भारत को। इसी लालच की वजह से सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। और दोस्तों अगर बात करेंगे तो सिकंदर जो है जिस रास्ते से आया था, यहां से भी प्रश्न बनता है दोस्तों। ये देखिए आप, ये जो है मेडुसेलिया, ठीक है। अब जो रास्ता है इसी रास्ते से ये जो है, ठीक है, ये तुर्की के रास्ते, और ये देखिए ये रास्ते, ठीक है। और उसके बाद ये सबसे पहले पहुंचता है कहां? काबुल। लेकिन राज्याभिषेक जब इसका होता है तो काबुल और सिंध के बीच में इसने सिकंदरिया नगर की स्थापना किया, ठीक है। हालांकि दोस्तों हम स्पष्ट आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो मान लीजिए वर्तमान का ये भारत है, ये वर्तमान का आपका भारत है। और उस समय जो है आपका पाकिस्तान था, ये भारत का ही अंग था, और ये आपका अफगानिस्तान था। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे ये जो आपका अफगानिस्तान है और ये आपका पाकिस्तान, यहां पर था तक्षशिला, और यहां तक्षशिला में एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना भरत अपने पुत्र तक्ष के नाम पर किया था, और ये उस समय प्राचीन काल का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र माना जाता था। और इस समय तक्षशिला का जो शासक था दोस्तों, ये था आम्बी। कौन था? आम्बी। और उस समय तक्षशिला के जो आचार्य थे, वो आचार्य थे कौटिल्य या चाणक्य को कई नामों से जाना जाता है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और अजय, इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र। तो स्थिति ये बनती है दोस्तों, उस समय अफगानिस्तान में यहां पर जो था हिंदू कुश पर्वत था, वर्तमान में भी है, ये हिंदू कुश पर्वत है। और यहां पर एक दर्रा है जिसे कहा जाता है खैबर दर्रा, जिसे दोस्तों हम खैबर दर्रा कहते हैं, खैबर दर्रा। तो सिकंदर, अब देखिए थोड़ा सा यहां पर एक चीज और देख लीजिए कि यहां पर आपका मगध है, मगध होता है। इस सिकंदर की आक्रमण की स्थिति बता रहे हैं। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था तो भौगोलिक स्वरूप में क्या क्या जो प्रश्न बनते हैं, आपको यहां से प्रश्न बनते हैं। तो मगध का उस समय शासक था घनानंद, ठीक है दोस्तों। बात यह होती है सिकंदर इस हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए और खैबर दर्रे के रास्ते
याद रखिएगा दोस्तों, सिकंदर हिंदुकुश पर्वत को पार करते हुए ये पहुंचा कहां पर, हिंदुकुश। एक उस समय राज्य भी हुआ करता था हिंदुकुश। तो हिंदुकुश के एक शासक थे, कौन थे, शशि गुप्त। तो याद रखिएगा दोस्तों, शशि गुप्त हिंदुकुश के शासक थे। शशि गुप्त ने सिकंदर का सहयोग किया और यह सिकंदर कहां पहुंचा, खैबर दर्रे। और खैबर दर्रे के रास्ते से ये पहुंचा कहां पर, तक्षशिला। कहां है, तक्षशिला। यहां तक्षशिला पर पहुंचा और तक्षशिला का उस समय शासक कौन था, आम्वी। और इस आम्वी ने सिकंदर की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और जैसे आत्मसमर्पण किया, आत्मसमर्पण तो किया है, लेकिन इस आम्वी ने भारत के साथ धोखा किया। इस आम्वी जो है, यहां पर एक जनपद था पंजाब में एक जनपद था पुरू, और इस पुरू का शासक थे पोरस। एक महान योद्धा के रूप में इन्हें याद किया जाता है। वहां के शासक थे पोरस। इस आम्वी ने सिकंदर की सहायता किया राजा पोरस पर आक्रमण करने के लिए, और इसी की वजह से जो है सिकंदर, यहां से एक नदी निकल रही थी, एक नदी निकली है दोस्तों, झेलम नदी। कौन सी नदी, झेलम नदी। दोस्तों याद रखिएगा, ये कौन सी नदी है, झेलम नदी। झेलम नदी, जिसका पुराना नाम मिलता है वितस्ता नदी। वितस्ता नदी, इसका पुराना नाम वितस्ता नदी मिलता है। इस वितस्ता या झेलम नदी के तट पर सिकंदर की सेना और पोरस की सेना के साथ एक भीषण युद्ध होता है, और इस युद्ध में पोरस वीरता पूर्वक सिकंदर के सामने पराजित होता है। और इस पोरस को गिरफ्तार करके जब सिकंदर के सामने लाया जाता है, तो सिकंदर जो होता है पोरस से पूछता है कि बताइए आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। तो सिकंदर जो है जंजीरों में कैद है, पोरस जंजीरों में कैद है। पोरस कहता है कि वही व्यवहार किया जाए जो एक राजा के साथ एक राजा करता है। इस साहस को देखते हुए सिकंदर और उसकी पत्नी रुखसाना इसकी प्रशंसा करते हैं, और सिकंदर इसका राजपाट इसे वापस करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही आगे सिकंदर बढ़ता है, तो यही पंजाब के एक जनजात थी जिसे हम कहते हैं मस्सक। क्या कहते हैं, मस्सक। तो याद रखिएगा दोस्तों, मस्सक जनजात थी। मस्सक जनजात थी। इस जनजात की महिलाओं ने सिकंदर की सेना को घेर लिया और युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किए। इन्होंने पूरी तरह से तलवार ले लिए ये लोग, और सिकंदर की सेना को घेर लिया गया। लेकिन यह माना जाता है कि यहां पर पोरस की सहायता से सिकंदर इन महिलाओं की हत्या करवा दिया था। इन महिलाओं को हत्या करवा दिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, राजा पोरस को पराजित करने के बाद सिकंदर आगे बढ़ता है, तो मस्सक के जनजाति महिलाओं ने अपने हाथों में तलवार ले लिए और अस्त्र शस्त्र के साथ सिकंदर का सामना डट कर किए। तो इन महिलाओं की वीरता से भी प्रभावित हुआ, लेकिन सिकंदर इन महिलाओं की हत्या करवा दिया। और जैसे आगे बढ़ता है, तो एक जनजात होती है कठ जनजात। इस कठ जनजाति ने अपने रथों से सिकंदर की सेनाओं को घेर लिया, और यहीं पर राजा पोरस के सर पर एक कलंक लग जाता है, माथे पे एक कलंक लग जाता है कि जब ये कठ जनजातियों ने अपने रथों से, और रथ के लिए बहुत फेमस थे, सिकंदर की सेना को घेर लेते हैं, तो यहीं पर जो है पोरस माना जाता है। पोरस जो है सिकंदर का सहयोग करता है, और अंततः सिकंदर भी इस कठ जनजातियों को पराजित कर देता है। और इस जनजातियों को पराजित करने के बाद सिकंदर आगे बढ़ता है। तो दोस्तों यहां पर एक नदी निकल रही है यहां से, इस नदी का नाम है व्यास। क्या, कौन सा नदी का नाम है, व्यास। ये आपका व्यास नदी है।
याद रखिएगा दोस्तों, व्यास नदी जो हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकली है और पंजाब के कपूरथला में सतलज नदी में मिल जाती है। इसका पुराना नाम था विपाशा। इस नदी का पुराना विपाशा नदी था। लेकिन दोस्तों एक चीज छूट रही है, जब पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध को हाइडे स्पीच या वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का झेलम या वितस्ता का युद्ध, या यूनानी भाषा में कहे तो हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यह युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 326 ईसा पूर्व में हुआ था। 326 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, पोरस और सिकंदर की सेनाओं के बीच हाइडे स्पीच, झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर जीतने का कारण और राजा पोरस के हारने का कारण इतिहासकारों ने यह बताया कि राजा पोरस की सेना में बहुत ज्यादा हाथी हुआ करते थे और ऐसे हाथी थे जो अकुशल थे, और सिकंदर की सेना में घोड़ों का इस्तेमाल ज्यादा किया गया था। और घोड़े जो होते थे कुशल होते थे, इनमें फुर्ती होती थी। और ये माना जाता है जो कंबोज की राजधानी थी हाटक अपने प्राचीन काल में विश्व प्रसिद्ध घोड़े के लिए, लड़ाकू घोड़े के लिए जाना जाता था। और सिकंदर आते समय जो है इस हाटक से कुशल घोड़े को भी खरीदा था। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैसे इस व्यास नदी के पास सिकंदर की सेना आती है, जैसे व्यास नदी के पास सिकंदर की सेना आती है, और उस समय जब तक्षशिला में आचार्य थे चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इन्होंने जैसे ही सुना कि सिकंदर की सेना जो है राजा पोरस को पराजित कर दिया है, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य भागता हुआ मगध पहुंचते हैं। और मगध जब पहुंचते हैं तो मगध का शासक उस समय कौन था? घनानंद, जो एक बहुत निर्दयी और बहुत प्रतापी शासक था, क्योंकि जनता पर इतना ज्यादा कर लगाता था कि जनता भी इससे असंतुष्ट थी और बहुत बड़ा ब्राह्मणों का विरोधी भी था ये। और जब चाणक्य यहां पहुंचते हैं तो घनानंद से के दरबार में पहुंचते हैं। घनानंद से कहते हैं कि अगर सिकंदर को रोका नहीं गया तो सिकंदर का पूरे भारत पर अधिकार हो जाएगा। और ये बात अच्छी नहीं लगती है घनानंद को। घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य ने कहा, जो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त है भारत, इन छोटे छोटे राज्यों के साथ एकता बनाइए और एकता बनाकर जो है सिकंदर को पराजित कर दीजिए। लेकिन ये बात घनानंद को पसंद नहीं आई। घनानंद चाणक्य का, विष्णुगुप्त का क्या करता है? अपमान करता है और उसे धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। कहता है आपका काम है पूजा पाठ कराना, शिक्षा दिलाना, युद्ध नीति हमें मत सिखाइए, आप धम्म नीति का पालन करिए। इस प्रकार चाणक्य उसी समय जो है अपने शिखाओं को खोल लेता है और प्रण लेता है, जब तक इस मगध पर एक योग्य शासक को नहीं बैठा देंगे और इस घनानंद का सर्वनाश नहीं कर देंगे, तब तक अपने शिखाओं को हम नहीं मानेंगे। लेकिन उसके बाद भी चाणक्य बैठा नहीं। चाणक्य पहुंचा इस व्यास नदी के पास और इस व्यास नदी पर एक अफवाह फैला दिया। इसने ये अफवाह फैलाया कि इस व्यास नदी को जो भी यूनानी आक्रांता पार करता है या यूनानी शासक अगर इसे पार करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि चाणक्य जो था, इसकी जो नीति थी, ये जो था इस नदी में जहर घुलवा दिया था। और जो सिकंदर की सेना थी जो खाना खाती थी, भोजन, उस पे भी जहर घुलवा दिया था। और जैसे सिकंदर की सेना इस व्यास नदी को पार करती थी और इस व्यास नदी को पार करते ही इनकी मृत्यु हो जाती थी, ये कारण माना जाता है। और इसी कारण से चाणक्य ने अफवाह फैलाया कि ये जो दैवी सिद्धांत, ये दैवी शक्ति है, यहाँ पर ये दैवी शक्ति है, इसे जो भी यूनानी आक्रांता पार करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी से भय के कारण सिकंदर की सेना व्यास नदी पार करने से इनकार करती है और मजबूरन जो है सिकंदर यहां से वापस लौट गया। कहा जाता है सिकंदर
कभी भी अपने दुश्मनों से हार नहीं माना, लेकिन वो अपने लोगों से ही हार गया। और उस समय बहुत ही शोक व्यक्त करते हुए सिकंदर अपने सैनिकों को उत्साहित करना चाहता था। उसने कहा, हम उन दिलों में उत्साह भरना चाहते हैं जो कायरतापूर्वक डरे हुए हैं। इस प्रकार से भी उसकी सेनाओं ने इनकार कर दिया और इस ब्यास नदी पार करने से और इस ब्यास नदी के तट से ही सिकंदर की सेना वापस लौट जाती है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जो हाइडेन स्पीच का युद्ध हुआ था, राजा पोरस को पराजित करने के उपलक्ष्य में सिकंदर जो है राजा पोरस को पराजित करने के उपलक्ष्य में इसने एक नगर की स्थापना किया था। उस नगर का नाम विजयनगर था। विजयनगर, तो विजयनगर दक्षिण भाग वाला मत समझिएगा, यह था निकैया नगर की स्थापना किया था झेलम नदी के तट पर। तो याद रखिएगा दोस्तों, राजा पोरस को पराजित करने के उपलक्ष्य में और स्मृति में इसने विजयनगर निकैया नगर की स्थापना किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिकंदर की सेना व्यास नदी पार करने से इनकार कर देती है और सिकंदर वापस इसी रास्ते वापस चला जाता है। लेकिन ये प्रश्न पूछता है, सिकंदर का भारत के भूमि पर अंतिम युद्ध कौन सा था? सिकंदर का भारत की भूमि पर अंतिम युद्ध जो था वो पाटन के विरुद्ध था। इसका अंतिम युद्ध पाटन में था। कहां था दोस्तों? पाटन। सिकंदर का अंतिम जो युद्ध था वो पाटन था। और सिकंदर फिर इसी रास्ते से पहुंचता है सिंध और सिंध में अपनी सेनाओं को दो भागों में विभाजित कर देता है और एक जल और एक स्थल मार्ग। जल मार्ग स्थल मार्ग से इनकी सेना वापस जा रही होती है और रास्ते में ही बेबीलोनिया में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, मात्र 33 वर्ष की आयु में। लेकिन दोस्तों इसके घोड़े का नाम पूछ लिया जाता है। सिकंदर का जो घोड़ा था उसका नाम था बहुके फला। तो दोस्तों इसके घोड़े का नाम जो था, उसके घोड़े का नाम था बहुके फला। और इस घोड़े के याद में ही इसने झेलम नदी के तट पर बहुके फला नगर की स्थापना किया था। तो याद रखिएगा अपने घोड़े के नाम पे, क्योंकि इसके घोड़े को बहुत सारे चोट लग जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है उसी झेलम नदी के तट पर। और उसी झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने अपने प्रिय घोड़े के नाम पर बहुके फेला नगर की स्थापना की। इस प्रकार सिकंदर जो है भारत से वापस लौटते समय सिकंदर बेबीलोनिया में 33 वर्ष की आयु में करीब 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। 325 ईसा पूर्व में वापस लौट जाता है भारत से। और भारत लौटने से पहले इसने अपने जो विजित साम्राज्य थे इसे 4 भागों में विभाजित कर देता है। सिंधु नदी और झेलम नदी का जो क्षेत्र था इसे आंभी को सौंप देता है और झेलम और व्यास नदी के जो क्षेत्र था इसे पोरस को सौंप देता है और दक्षिणी सिंध को पिठक को सौंप देता है और उत्तरी सिंध को जो है इसने फिलिप को सौंप दिया। इसका एक सेनापति था फिलिप, जबकि इसके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। तो इस प्रकार से दोस्तों 1 से 2 बार ये वीडियो देखेंगे तो मेरा विश्वास है आप लोगों को सिकंदर से सभी डाउट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे बात करते हैं। आपको कुछ चित्र दिखाना चाहते हैं जो अभी हमने इन बातों पर चर्चा किया। तो दोस्तों देखिए, ये चित्र जो आप देख रहे हैं, उस समय जो तक्षशिला का शासक था आंभी, जो तक्षशिला का शासक जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों, तो उस समय जो तक्षशिला था, तक्षशिला का शासक कौन था? आंभी। इस आंभी ने, ये जो आंभी होता है, ये आंभी जो होता है ये सबसे पहले आक्रमण किया। तक्षशिला का शासक था। तक्षशिला का शासक आंभी होता है, ये आक्रमण करता है, वही चित्र है। ठीक है, उस समय तक्षशिला में जो आचार्य थे चाणक्य थे। तो दोस्तों और हम बात करते हैं। ये हाइडेन स्पीच का युद्ध है।
झेलम का युद्ध, राजा पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ था। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों हाइडे स्पीच या वितस्ता या झेलम का युद्ध, झेलम का युद्ध। दोस्तों ये युद्ध जो लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, 326 ईसा पूर्व में। किसके बीच? तो सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया था, पोरस के बीच। ये जो युद्ध लड़ा गया था झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। झेलम नदी के तट पर लड़े जाने के कारण इसका पुराना नाम था वितस्ता नदी। प्राचीन काल में झेलम नदी को वितस्ता नदी कहा जाता था और यूनानी शब्दों में इस युद्ध को हाइडे स्पीच कहा जाता है। तो ये युद्ध जो हुआ था 326 ईसा पूर्व में हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। इस युद्ध के बाद इसमें राजा पोरस की पराजय होती है और सिकंदर जीत जाता है। इस युद्ध के बाद सिकंदर ने इस युद्ध की स्मृति में निकैया नगर की स्थापना किया था, निकैया नगर की स्थापना किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा ये हाइडे स्पीच झेलम का युद्ध। देखिए कितना विशाल सेना के साथ सिकंदर राजा पोरस को पराजित करने आया था, लेकिन राजा पोरस के पास सिकंदर से 2 से 3 गुना अधिक सैनिक थे। ठीक है, तो इस युद्ध के बाद ये पहुंचता है व्यास नदी और व्यास नदी पार करने से इनकार कर देता है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं। ये देखिए जब सिकंदर को राजा पोरस को गिरफ्तार करके सिकंदर के सामने लाया जाता है। ये राजा पोरस है और इन्हें गिरफ्तार करके जो है राजा सिकंदर के पास लाया जाता है राजा पोरस को। तो सिकंदर इनसे क्वेश्चन पूछता है, बताइए आपके साथ कौन सा व्यवहार करें? तो राजा पोरस कहता है कि वही व्यवहार करिए जो एक राजा के साथ करता है। और यही साहस को देखकर सिकंदर की जो पत्नी होती है रुखसाना, इन्हें अपना भाई स्वीकार कर लेती है और बहुत प्रसन्नता होती है उन्हें, और सिकंदर भी इन्हें इनका राजपाट वापस कर देता है। तो दोस्तों जैसा कि समझ में आया होगा आप लोगों को, आगे हम बात करेंगे